ज्ञानदीप में कक्षा 12 में मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, मुझे आपको स्टैटिस्टिक्स सिखाना है, सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम आज दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रैखिक सहसंबंध। रैखिक सहसंबंध में पहले मैं उसके मार्क्स बता दूं आपको। मार्क्स है 1 1 2 3 5। 1 1 2 3 5 का मतलब हुआ आपको टोटल 5 प्रश्न अटेंड करने इस चैप्टर में। 1 1 का मतलब हुआ एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें 4 में से एक सही होगा, फिर 1 नंबर का एक छोटा सवाल, 2 नंबर 3 नंबर में थियरी हो सकती है, छोटे सवाल हो सकते हैं, और 5 नंबर का बड़ा सवाल। रैखिक सहसंबंध का चैप्टर से मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि 3 चैप्टर की ये सीढ़ी है। आपको किताबें मिल गई होंगी और कॉपी खरीद कर आज से ही होमवर्क भी शुरू कर देना है। अगली दफा जब मैं चैप्टर आगे बढ़ाऊं तब सबके पास आज का काम कंप्लीट होना चाहिए। रैखिक सहसंबंध में आप किताब सामने खोल के रखिए, 2.2 पेज नंबर 59 पर। 2.2 रैखिक सहसंबंध के जो ऊपर है उसमें टिप्पणी के नीचे आइए, एक चल वाला, जैसे ड्राइवर की आयु का विवरण, व्यक्तियों की मासिक आय, ये एक चल वाले। फिर होते हैं दो भिन्न भिन्न लक्षण वाले, जैसे वस्तु का मूल्य और पूर्ति, परिवार का मासिक खर्च और बचत, पति की आयु, पत्नी की आयु। 2 से अधिक को बहुचली कहते हैं। तो ये 3 तरह का सहसंबंध होता है। 3 तरह का होता है, जिसमें आप देखिए यहाँ अभी हम मात्र 2 चलों के बीच सहसंबंध का अध्ययन करें, यानी अपने कोर्स में 2 चल। पहले मैं आपको शब्द पे ले जाता हूं जिससे आपको पता चले क्या होता है। आज का दिन थोड़ा थियरी का है, धैर्य से आपको समझना पड़ेगा, बाद में आपको खुद ब खुद इंटरेस्ट पैदा हो जाए। सहसंबंध, संबंध, सह यानी आपस का, आपस का संबंध की हमको यहाँ पे जानकारी लेनी। नीचे आइए, 2 चलों में एक साथ परिवर्तन होते देखा जाता है, उसके मुख्य 2 प्रकार है। 2 चलों के बीच कार्य कारण का संबंध हो, किसी अन्य कारण के प्रभाव से उन 2 चलों के मूल्य में परिवर्तन, ये 2 कारण से। इसमें जो पहला है, 2 चलों के मूल्य के बीच कार्य कारण का संबंध, ये इंपॉर्टेंट। कार्य कारण, पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कार्य कारण क्या होता है। चलिए उसके नीचे आइए, 2 चल पकड़ते हैं। एक है वर्षा, दूसरा चावल की उपज। वर्षा अधिक होती है तो चावल की उपज अधिक होती है, वर्षा कम होती है चावल की उपज कम होती है। तो यहाँ पर वर्षा है कारण और चावल है कार्य। तो ये जो परिवर्तन है इसे कहते कार्य कारण का संबंध। तो हमें वही 2 चल पकड़ने हैं जिसमें एक चल के कारण दूसरे चल के कार्य में परिवर्तन होता है। सहसंबंध में हमें यह देखना है 2 चलों में एक साथ होने वाला परिवर्तन। अब
भारत की जनसंख्या और अमेरिका के शस्त्रों का उत्पादन, ये दोनों एक साथ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ हम सहसंबंध की जांच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्य कारण नहीं है। कार्य कारण मतलब एक में परिवर्तन होने के लिए दूसरे चल में परिवर्तन, एक चल के कारण दूसरे चल में परिवर्तन होना चाहिए। कभी कभी दोनों चल परस्पर आधारित होने पर एक चल कारण और दूसरा कार्य नहीं कह सकते, किंतु वो अपने को नहीं देखना, हमें ये देखना है कि सहसंबंध की परिभाषा में कार्य कारण का संबंध महत्वपूर्ण है। मांग बढ़े तो पूर्ति बढ़ानी पड़ती है, पूर्ति बढ़े तो मूल्य घटता, ये सब जो है परस्पर आधारित है। उसके नीचे आइए, रेनकोट की बिक्री और बरसाती जूतों की बिक्री, दोनों में एक साथ परिवर्तन होता है, पर दोनों एक दूसरे के कारण नहीं बढ़ते। इनके लिए तीसरा चल आभारी है, वो तीसरे चल को लेंगे परोक्ष कार्य कारण का संबंध। इसीलिए कार्य कारण में प्रत्यक्ष और परोक्ष कोई भी हो, सहसंबंध देखा जा सकता है। अब आइए पेज नंबर 60 पर, यहां पे कॉर्नर में पहली लाइन में देखिए, दो चलों के बीच के मूल्य प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्य कारण से एक साथ परिवर्तन होता हो तो उन दोनों चलों के बीच सहसंबंध कहा जाएगा। अब सहसंबंध की इसने दो व्याख्या दी। वो जो दो व्याख्या में एक व्याख्या ये है, अब इस व्याख्या को थोड़ा हम क्लियर करते हैं। दो चलों में परिवर्तन तो हो रहा, पर प्रत्यक्ष या परोक्ष कारण जरूरी। कोई दो व्यक्ति आगे पीछे चल रहे और अगला व्यक्ति जा रहा है, उसे शंका हो जाए कि पिछला व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है, जबकि असल में उसे उसी तरफ जाना है, तो वो झगड़ा करना शुरू करे, तो जैसे बिना मतलब का झगड़ा होगा, ऐसे ही कार्य कारण के बिना का संबंध हमें देखना नहीं। तो दो चलों के बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष कारण से एक साथ परिवर्तन होता है, उन दो चलों के बीच सहसंबंध ऐसा कहें। अब नीचे आते हैं। नीचे ये त्रिज्या और परिधि के बारे में कहा गया है। इसमें एक रिलेशन लिखा हुआ है, उस सब में मैं आपको नहीं ले जाता, सिर्फ इतना बता दूं कि जैसे त्रिज्या बढ़ रही है, परिधि बढ़ती जा रही है, और त्रिज्या परिधि में संबंध होता है। और नीचे आइए, कोई पदार्थ को दूरी तय करने में लगा समय और तय की गई दूरी, आप दोनों में देखोगे एक समान ढंग से परिवर्तन हो रहा है। ऊपर वाले में 2 3, 2 था तो 4, 3 था तो 6, 5 था तो 10, 10 है तो 20। नीचे आइए, 50 का परिवर्तन हो रहा है, 2 पे 10, 3 पे 150, 6 पे 300, 50 के हिसाब से परिवर्तन। तो ऐसा सब जगह देखने को नहीं मिलता। जैसे नीचे कभी कभी वर्षा की तुलना करो तो जिस तादाद में वर्षा हुई है, उतनी तादाद में पिछले वर्ष की तुलना में फसल बढ़ेगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरे भी तत्व आधारित होते हैं। इसलिए हमें हमें अब सहसंबंध के प्रकार सीखने पड़े। अब सहसंबंध के दो प्रकार, धन संबंध, ऋण सहसंबंध। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे किसी से अच्छे संबंध है,
को धन सहसंबंध कह सकते हैं, और किसी से बुरे संबंध है उसे ऋण सहसंबंध कह सकते हैं। आपको दोनों की व्याख्या समझने के लिए ये दिमाग में रखना पड़ेगा। धन सहसंबंध के लिए लिख के रख लेने का, जैसे राम और विभीषण धन संबंध, और राम और रावण तो ऋण संबंध। अब धन सहसंबंध की व्याख्या अगर आप याद करेंगे तो बाय वन गेट वन फ्री, एक व्याख्या से ऋण सहसंबंध की व्याख्या होगी। परिवर्तन तो होता है किंतु एक ही दिशा में। अब इसको बढ़ाना हो, मान लिया आपको परीक्षा में पूछा कि धन सहसंबंध की व्याख्या दो, एक नंबर में तो आपने ये 1.5 लाइन लिख दी, चलेगा कि दो चलों में एक दिशा में परिवर्तन होता हो तो उनके बीच धन सहसंबंध है। लेकिन अगर ये 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा गया तब क्या है, आपको ये लाइन तो लिखनी है, थोड़ा और बढ़ा देना। कभी भी सहसंबंध की कोई भी व्याख्या पूछे, खाली सहसंबंध, धन सहसंबंध, ऋण सहसंबंध, प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्य कारण का स्वरूप, ये वाक्य लिख देना। अब धन सहसंबंध में को याद करने में मैंने तुम्हें एक दिया शब्द, एक ही दिशा में, यानी एक चल बढ़े दूसरा भी बढ़े, एक चल घटे दूसरा भी घटे, और उनके बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कार्य कारण का संबंध हो, उसे धन सहसंबंध कहते हैं। कभी कभी धन संबंध की जगह संपूर्ण धन आ जाता है, संपूर्ण ऋण आ जाता है, उसको मैं आगे फिर से समझाऊंगा जिससे कि आपको ये रिपीट हो जाए। अब धन सहसंबंध आपने सीख लिया है तो धन सहसंबंध के बाजू में लिख दीजिए C1, यानी कि स्वाध्याय के C का 1 का जवाब आपको यहां से मिलेगा। अब आप आइए ऋण सहसंबंध। दो चलों में एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में परिवर्तन होता हो और उनके बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कार्य कारण का संबंध हो, जैसे मूल्य और मांग। मूल्य बढ़े तो मांग बढ़ती घटती है, मूल्य घटे तो मांग बढ़ती। खर्च और बचत, व्यक्ति खर्च ज्यादा करेगा बचत कम हो, खर्च कम करेगा बचत ज्यादा हो, तो ये ऋण सहसंबंध का उदाहरण है। इस तरह से हमने सीखा धन संबंध और ऋण संबंध। ऋण संबंध के बाजू में आप लिख दीजिए C2, उसका जवाब आपको यहां से मिलेगा। स्वाध्याय में C2 क्वेश्चन का जवाब यहां से लेगा। बस अब थोड़ा सा और चला रहा हूं, आप धैर्य से सुनते रहिए। आखिरी मुद्दे पर पहुंच गए, पहला दिन है, मैं ज्यादा शुरू समझाना नहीं चाहता। एक बार आप थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, क्योंकि थियरी है, बोर हो जाओगे आप लोग ज्यादा चलाओ। आखिरी मुद्दा है सहसंबंध और सहसंबंधांक। इसको सहसंबंध गुणांक भी बोल देते हैं, सहसंबंधांक भी बोलते हैं। बहुत से विद्यार्थी इन दोनों की व्याख्या में कई बार कंफ्यूज होते हैं। पहले मैं व्याख्या पढ़ रहा हूं। दो चलों के बीच के रेखिक सहसंबंध की घनिष्ठता के माप को सहसंबंध कहते हैं। आगे भी व्याख्या आई थी, ये भी आई, दोनों में से कुछ भी लिख सकते। दो चलों में एक साथ परिवर्तन होता हो और उनके बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष कारण का संबंध हो तो वहां सहसंबंध ऐसा कहते हैं। संकेत में इसको आर से बता, आर यानी रिलेशन से लिया गया है आर। अब आपको फिर से याद दिला दूं, चैप्टर का नाम है सहसंबंध। संबंध सह आपस का, आपस का संबंध, और उसमें भी अपने कोर्स में है दो चल वाला,
टिप्पणी के नीचे नंबर 2 था वो, और दो चल वाले संबंध को हम सीख रहे हैं। और व्याख्या मैंने फिर से बोल देता हूं जो ऊपर लिखी हुई थी, दो चलों के बीच के रैखिक सहसंबंध की घनिष्ठता के माप को सहसंबंध कहते हैं। संकेत में इसको आर से बता। आपको एक काम और करना है, स्टेटिस्टिक्स में जितनी भी व्याख्या आ जाए वो याद कर ही लेने की। कभी भी 2 नंबर 3 नंबर में थियरी का कोई भी प्रश्न पूछे, व्याख्या लिख देने। अब आती है सहसंबंधांक की व्याख्या। सहसंबंधांक दो संबंधी चलों के बीच के रैखिक सहसंबंधांक की घनिष्ठता या मात्रा दर्शाने वाला संख्यात्मक नाम। मैंने आपको शुरू में कभी कहा था कि सहसंबंध और सहसंबंधांक दोनों अलग। सहसंबंध दो चलों के बीच का संबंध बताता है, बशर्ते उनके बीच कार्य कारण का संबंध। और मात्रा दर्शाने वाला, घनिष्ठता दर्शाने वाले संख्यात्मक माप को सहसंबंधांक कहते हैं। ये दोनों में फर्क है। इसके बाद का वाक्य कभी एक नंबर में आगे पूछा जाएगा। ये सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने निर्देशित किया था। पूछा जा सकता है कि सहसंबंधांक का माप सबसे पहले किसने खोजा था, तो कार्ल पियर्सन। आज का आखिरी मुद्दा है सहसंबंध की अध्ययन की विधियां। देख लीजिए, 3 विधि है। विकिरणाकृति कार्ल पियर्सन की, ऊपर आ चुका है, स्पीयरमैन की क्रमांक सहसंबंध। इसमें जो पहली विधि है पूरी थियरी की विधि है, बहुत ज्यादा उसमें कठिनाई नहीं रहेगी। बाकी दोनों प्रैक्टिकल है, कार्ल पियर्सन स्पीयरमैन। इसमें जो तीसरी है वो एकदम सरल है। अब रह गया बीच में कार्ल पियर्सन के गुणन प्रघात की विधि। तो जो मैंने तुम्हें 5 नंबर का प्रश्न कहा था वो इसी में से पूछा जाता है। अब हम पहले विकिरणाकृति की विधि खत्म करेंगे, उसके बाद कार्ल पियर्सन खत्म करेंगे, उसके बाद स्पीयरमैन खत्म करेंगे। यहाँ पे मैं आज का अपना लेसन पूरा करता हूं। आपको होमवर्क लिख लेना है। होमवर्क में बी, स्वाध्याय में बी में 1 से 7 और सी में 1, 2 एंड 6। फिर से बोलता हूं, स्वाध्याय में बी का 1 से 7 सवाल और सी का 1, 2 और 6, 1, 2 और 6। अगली बार जब मैं आगे चलाऊं, अगर आपने ये होमवर्क करके रखा होगा तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। धन्यवाद।